गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज, टैक्स, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता ही है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे स्कूल एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा ही इसमें से। तो इसको ध्यान से समझना है सभी बच्चों को, ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला फॉर्मूला है न्यू अमाउंट इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस इंक्रीज परसेंट ऑब्लिक डिक्रीज परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू ओरिजिनल अमाउंट। ये एक बेसिक फार्मूला है। इसके हेल्प से आगे जितने भी फॉर्मूले हैं उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर इंक्रीज परसेंट होगा तब तो हम प्लस करेंगे और डिक्रीज परसेंट होगा तो हम माइनस लगाएंगे। जैसे न्यू अमाउंट इक्वल टू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल अमाउंट, और न्यू अमाउंट इज इक्वल टू 100 माइनस डिक्रीज परसेंट अपॉन 100 इंटू न्यू अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट। ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इंक्रीज अमाउंट क्वेश्चन में दिया है, इंक्रीज परसेंटेज दिया है, तब तो आप 100 प्लस इंक्रीज परसेंट लगा देंगे। और अगर डिक्रीज परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर हम 100 माइनस डिक्रीज परसेंट लगा देंगे, ठीक है। इसमें 3 क्वांटिटीज़ हैं, न्यू अमाउंट, इंक्रीज परसेंट ऑब्लिक डिक्रीज परसेंट और ओरिजिनल अमाउंट। इन तीनों में से कोई भी 2 दिया होगा और तीसरा आपको निकालना होगा, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इसी फार्मूले पे बेस्ड आगे काफ़ी फार्मूलेज यूज़ होंगे जो इसी से रिलेटेड है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा, बट इस फार्मूले को आप ध्यान से सीख लो, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल क्या है कि कोई आदमी कहीं काम कर रहा है, मान लीजिए किसी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी 10% इंक्रीज़ हो रही है और इंक्रीज़ होने के बाद न्यू सैलरी उसकी 1,54,000 है। तो हमें ओरिजिनल सैलरी बतानी है। तो न्यू अमाउंट की जगह क्या हो गया, न्यू सैलरी। क्वेश्चन में जो भी वर्ड दिए होंगे वही हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर्मूला अब हम क्या लिखेंगे, न्यू सैलरी इक्वल टू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू ओरिजिनल सैलरी। सैलरी है इसलिए अमाउंट की जगह सैलरी आएगा। सेल होगा तो सेल लिखेंगे, परचेज होगा तो परचेज लिखेंगे। जो भी दिया हुआ क्वांटिटी उसमें क्वेश्चन में जो भी वर्ड दिया हुआ वही इस फॉर्मूले में अमाउंट की जगह यूज़ कर देते हैं। अब यहाँ पर इंक्रीज परसेंट 10 है और न्यू सैलरी 1,54,000 है, तो न्यू अमाउंट की जगह तो आ जाएगा 1,54,000, ठीक है। और फिर 100 प्लस इंक्रीज परसेंट कितना है, 10%। 100 प्लस 10 हो गया डिवाइडेड 100 इंटू ओरिजिनल सैलरी। अब 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110। तो ये आ जाएगा 1,54,000 इक्वल टू 110 अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल सैलरी। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू आ जाएगा 1,54,000 इंटू 10 यहाँ डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 10, और 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 11 नीचे आ जाएगा। जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाता है, जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। सिंपल सी बात है। तो 10 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला गया, ऊपर आ गया ये 10, 1,54,000 इंटू 10, और 11 न्यूमरेटर में है तो ये इधर आगे डिनोमिनेटर में आ गया, तो 11 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके 1,40,000 ये इसकी ओरिजिनल सैलरी आ जाएगी। समझ आ गया। तो ये बेसिक फार्मूला है, इसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। न्यू अमाउंट इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस इंक्रीज परसेंट ऑब्लिक डिक्रीज परसेंट अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। ये फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको न्यू अमाउंट, इंक्रीज परसेंट ऑब्लिक डिक्रीज परसेंट और ओरिजिनल अमाउंट, इन 3 में से कोई 2 चीज़ दी होगी और तीसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक फॉर्मूला है डिक्रीज परसेंट निकालने का। डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, और इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। ये 2 फॉर्मूले हैं, इस 2 फॉर्मूले को आपको याद रखना है अच्छी तरह से। जैसे क्वेश्चन नंबर, ये है एग्जाम्पल है, एक फर्स्ट एग्जाम्पल है कि नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन संडे। संडे को कितने लोग जू में गए थे, 845, और मंडे को इतने लोग जू में गए 169। ये डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ है,
संडे को जितने गए थे उससे कम लोग मंडे को गए हैं, तो कितना डिक्रीज हुआ है हम माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे 845 माइनस 169, तो 676 पीपल कम गए थे। ठीक है, संडे जितने लोग गए थे उससे 676 लोग कम गए थे मंडे को। अब हमें परसेंटेज निकालना है, डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। तो डिक्रीज कितना है 676, यहाँ ऊपर 676 आ जाएगा, ओरिजिनल कितना है 845, यहाँ डिनोमिनेटर में 845 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये जो है ये 80% आ जाएगा इसमें। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह से अगर पेट्रोल प्राइस मंडे को 80 रुपये है मान लो, और ट्यूसडे को 88 रुपीज़ हो जाता है, तो अब ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 88 माइनस 80 करेंगे 8 रुपये, 8 रुपये पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो गई है। अब इंक्रीज परसेंटेज फाइंड करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इंक्रीज क्वांटिटी कितनी है 8 है, अपॉन ओरिजिनल 80 है, इसमें 8 अपॉन 80 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 10% प्राइस इंक्रीज आ गई। ठीक है, तो आपको अगर इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज निकालना है तो आप इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों फॉर्मूले को प्रयोग करके आप इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, जितने में हम कोई सामान खरीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस, जितने में कोई सामान आप बेचोगे। ठीक है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जितने में सामान बिकता है वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। जितने में खरीदेंगे वो क्या कहलाएगा कॉस्ट प्राइस, और जितने में सेल करेंगे वो क्या कहलाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रहेंगी। अब देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको हम सिंपली भी याद रख सकते हैं कि अगर हमने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है ना। देखिए यहाँ पे जैसे पहला एग्जांपल है कि 10 रुपये में हमने खरीदा, कॉस्ट प्राइस 10 हो गया, और 15 रुपये में हमने बेचा, सेलिंग प्राइस इसकी 15 रुपये हो गई। तो इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, 10 रुपये में खरीदा और 15 रुपये में बेच दिया, तो ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना होता है। ग्रेटर कितना है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, दिमाग से भी याद कर सकते हैं। इस तरह से ये दूसरा एग्जांपल है, 10 रुपये में आपने खरीदा कोई चीज़ और 8 रुपये में सेल कर दिया, तो आपने कम में बेचा है तो आपको लॉस हो गया। कितने रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, आपको 2 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। ठीक है, कितने रुपीज़ का लॉस हो गया यहाँ पे 2 रुपीज़ का, 10 माइनस 8 कर देंगे, 2 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो लॉस में क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉस परसेंट निकालना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अभी जो हमने एग्जाम्पल किए थे उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ था, 5 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट कितना है 5, और कॉस्ट प्राइस कितना है 10, 5/10 इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट सॉल्व करेंगे तो 50% का प्रॉफिट आ गया। और जो सेकंड एग्जांपल किया था उसमें 2 रुपीज़ का लॉस हो गया था, तो लॉस की जगह 2 आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस की जगह 10 आ जाएगा, इंटू 100 इसको सॉल्व करेंगे तो 20% का लॉस हो जाएगा। तो जब आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड करना है उस केस में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इनके ये दोनों एग्जांपल्स हैं जो अभी 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने प्रॉफिट और लॉस निकाला था, उसी का हमने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाला है। इसके बाद ये 2 फॉर्मूले हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सेलिंग प्राइस वाला ये वाला।
अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP आएगा। अगर लॉस परसेंट दिया है क्वेश्चन में तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP आएगा। ठीक है, ये उसी पे बेस्ड है। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि न्यू अमाउंट इक्वल टू क्या आता है 100 प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, ये बताया था ना, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू ओरिजिनल अमाउंट, ये फॉर्मूला बताया था। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस होगा? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ही होता है, स्टार्टिंग में जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे या लॉस माइनस कर देंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो स्टार्टिंग वाला जो होता है वो ओरिजिनल होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ दोनों पे कॉस्ट प्राइस आ रहा है। और ये न्यू अमाउंट है, न्यू अमाउंट कौन सा होगा? सेलिंग प्राइस। यहाँ भी सेलिंग प्राइस आ रहा है और यहाँ भी सेलिंग प्राइस आ रहा है। और ये जो इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज परसेंट है, तो प्रॉफिट में इंक्रीज होता है इसलिए प्रॉफिट परसेंट में प्लस करेंगे, और लॉस में माइनस होता है ना, डिक्रीज होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस करेंगे, डिक्रीज परसेंट वाला आ जाएगा। ठीक है, इसी से फॉर्मूले बनते हैं सारे ज़्यादातर फॉर्मूले इसी से बने हुए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने बताया है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई दो चीज़ दी है और तीसरा हमें फाइंड करना है, तब तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। और सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस, इन तीनों चीज़ों में से कोई दो चीज़ दी है और हमें तीसरी चीज़ फाइंड करना है, तब हम अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें बोला है कि 80 आर्टिकल की कॉस्ट 2400 रुपये है और इसमें प्रॉफिट 16% है, तो हमें एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो पहले हम 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो हमें पहला वाला यूज़ करना चाहिए फॉर्मूला या दूसरा वाला? हमें पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। इसमें क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 16%, 100 प्लस 16 अपॉन 100। CP कितना है? 2400 रुपये हो गया। तो 100 प्लस 16 116 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2400। 0 0 कट गया, इसको सॉल्व करेंगे 116 इंटू 24 आ जाएगा और सॉल्व करके आ जाएगा 2784 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये जो है 2784 80 आर्टिकल का है। 80 आर्टिकल का इतना है, तो एक आर्टिकल का हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना होता है। ज़्यादा का दिया होता है और कम का निकालना होता है, तो डिवाइड करते हैं। 2784 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू ₹34.80। 34 रुपये 80 पैसे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आएगा। समझ आ गया? इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक आर्टिकल है, उसका सेलिंग प्राइस 64 है और लॉस 20% है। अब हमें CP फाइंड करना है। तो अब इसमें सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है और CP निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए? सेकंड वाला। इसमें सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP होता है। सेलिंग प्राइस की जगह 64 लिख देंगे, लॉस परसेंट 20 है तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 आ जाएगा इंटू CP। 100 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा? 80 अपॉन 100 इंटू CP। 0 0 कैंसिल हो गया। फिर ये 10 जो है डिनोमिनेटर में है, तो ये इक्वल टू इस तरफ आएगा, दूसरे साइड में आएगा, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। और 8 जो है न्यूमरेटर में है, तो ये इक्वल टू की दूसरे साइड में जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 64 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 64 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8। 8 8 64, 8 इंटू 10, 80 रुपीज़ आ जाएगी इसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 80 रुपये में इसने खरीदा है, 64 रुपये में इसने बेचा है, तो इसे 20% का लॉस हो गया। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट है मार्क्ड प्राइस। मार्केट प्राइस ये होता है कि जो प्राइस उस पर लिखी होती है, किसी भी कोई भी सामान आप खरीदोगे तो उसके ऊपर एक MRP लिखा होता है, देखा होगा आपने। ठीक है, तो वो जो MRP होता है उसी को हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। जितने उसके ऊपर मार्क होगा, जितना उस पर लिखा होगा। प्रिंटेड प्राइस इज कॉल्ड मार्क प्राइस। इट इज डिनोटेड बाय MP। इसको किससे डिनोट करते हैं? MP से लिखते हैं। SP मतलब सेलिंग प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, MP मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस क्या हुआ? जो किसी भी सामान के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है उसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप जब किसी दुकानदार के पास जाओगे तो आप देखोगे या आप उसमें क्या होता है कि मार्क प्राइस 100 रुपये लिखा है
और वो उससे हमें 100 रुपये से थोड़े कम में देता है, तो वो जो मान लो 90 रुपये में उसने दे दिया, तो वो 10 रुपया जो है वो 10 रुपये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है, बिग बाज़ार वगैरह आप जब जाओगे, विशाल मेगा मार्ट में या कहीं भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि उसमें डिस्काउंट लिखा होता है, इतने % डिस्काउंट, इतने % डिस्काउंट। डिस्काउंट यही चीज़ है कि जितना MRP है, MRP उसका कुछ और है, मार्क प्राइस कुछ और होता है, और हमें सामान मिलता है किसी और प्राइस में, ठीक है, उससे कम में मिलता है। तो 100 रुपये का सामान है, आपको 90 रुपये में मिल गया, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 10% का। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कौन सी होगी, जो उस पर लिखी होगी, और सेलिंग प्राइस कौन सी होगी, जितने में सामान हमें बेचा गया है वो सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, जितने में शॉपकीपर ने में सामान बेचा है वो सामान की सेलिंग प्राइस होगी, और मार्क प्राइस क्या होगी, जितना उसमें प्रिंटेड है। तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 100 रुपये प्रिंटेड है, 90 रुपये में उसने हमें बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 100 माइनस 90 इक्वल टू 10 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए एक क्वेश्चन है, एग्जांपल, मार्क प्राइस इतना है, 500 रुपये है, उसे 500 रुपये लिखा है, 50 रुपये का इसको डिस्काउंट मिला है, तो उसने कितने में खरीदी होगी, या दुकानदार ने उसको कितने में बेची होगी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 50 माइनस 50, 450 रुपीज़। 450 रुपीज़ में इसने खरीदा हो। अगर सेलिंग प्राइस निकालना हुआ तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है यहाँ पे। सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो फिर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। समझ आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ जाता है कई बार। मार्क प्राइस 100 रुपये है, सेलिंग प्राइस 90 रुपये है, आपको डिस्काउंट निकालना है, क्या करेंगे, 100 माइनस 90, डिस्काउंट आ गया। अब यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है, 500 का है, डिस्काउंट 50 रुपये का है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, 500 माइनस 50, 450 आ जाएगा। 450 रुपये में मतलब आपने खरीदा है, दुकानदार ने आपको बेची है, उस सामान की जो सेलिंग प्राइस होगी वो 450 हो जाएगी। समझ आ गया। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, सेलिंग प्राइस 200 रुपये है, डिस्काउंट 50 रुपये है, अब मार्क प्राइस कितनी होगी उसकी, 250 रुपये। समझ आ रहा है, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जब ऐड कर देंगे तो वो मार्क प्राइस आएगा, क्योंकि मार्क प्राइस जब 250 रुपये का होगा और डिस्काउंट 50 रुपये का मिलेगा तभी तो हमें वो 200 रुपये का देगा। सेलिंग प्राइस 200 रुपये है, यानी कि वो हमें 200 रुपीज़ में दे रहा है, और 50 रुपये का डिस्काउंट भी दे रहा है, यानी उस पर कितने प्रिंटेड प्राइस है, 250 रुपीज़। इस तरह से सेलिंग प्राइस 200 रुपये है और मार्क प्राइस 300 रुपये है, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 100 रुपीज़। 300 रुपये इस पर प्रिंटेड है और हमें 200 रुपये में दे रहा है वो, तो हमें कितने का डिस्काउंट मिला है, 100 रुपीज़ का। ये 3-4 तरह के क्वेश्चन हैं, ये इसी फॉर्मूले से निकलते हैं, चाहे वो कभी डिस्काउंट निकालने के लिए बोल देंगे, कभी मार्क प्राइस निकालने के लिए बोल देंगे, कभी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोल देंगे, तो कुछ भी निकालने के लिए बोले हम इससे फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जरूर आते हैं इससे क्वेश्चंस। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, और एक फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन MP इंटू 100। ये भी उसी तरह से है कि जो MP है वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट में से जब डिस्काउंट हम माइनस करेंगे तब न्यू अमाउंट सेलिंग प्राइस आएगा। तो न्यू अमाउंट की जगह सेलिंग प्राइस है और ओरिजिनल अमाउंट की जगह मार्क प्राइस है, और डिस्काउंट हम माइनस करते हैं, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज परसेंट है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू MP, एक ये फॉर्मूला है, और डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, MP 120 रुपये है, मार्क प्राइस 120 रुपये है, सेलिंग प्राइस 96 रुपीज़ है, हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है, यानी कि 120 रुपये उस पर प्रिंटेड है और 96 रुपीज़ में उसने हमें दे दिया है, तो हमें कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP आ जाएगा, MP माइनस SP आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 120 माइनस 96, 24 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हम डिस्काउंट परसेंट फाइंड करेंगे, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट हमारा कितना है 24, मार्क प्राइस कितना है 120 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे 20% का हमें डिस्काउंट मिल गया। इसी तरह से क्वेश्चन 2 है, इसमें सेलिंग प्राइस 1600 है, डिस्काउंट 20% है, मार्क प्राइस में हमें फाइंड करना है।
ठीक है, फाइंड एमपी। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ दी होगी और तीसरी चीज़ फाइंड करनी होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एमपी। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको? जब सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें दी होगी, तीसरे पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये 8.2 का, इसमें सेलिंग प्राइस गिवन है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, हमें एमपी निकालना है, तो हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। यहाँ पे हम रख देंगे सेलिंग प्राइस की जगह 1600 रख देंगे, डिस्काउंट परसेंट की जगह 20 रख देंगे, एमपी की जगह एमपी रख देंगे। 100 माइनस 20 80 आ जाएगा, तो 1600 इक्वल टू 80 अपॉन 100 इंटू एमपी आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एमपी इक्वल टू 1600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 2000 रुपीज़ आ जाएगा, मार्क प्राइस इसकी 2000 हो जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी है बट वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे, इसलिए सभी फॉर्मूलेज को अच्छी तरह से देख के और समझ के नोट कर लेना है, आपने फॉर्मूले याद करने हैं और फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टैक्स। टैक्स ये होता है कि द अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड टैक्स। जब भी शॉपकीपर कोई सामान बेचता है तो उसे कुछ ना कुछ पैसे गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो जो पैसे गवर्नमेंट को पे करता है वो, उसी को हम टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल वैल्यू एडेड टैक्स हैं, सेल्स टैक्स हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैं। तो पहले ही ये सब टैक्स लगते थे, वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स। आजकल इन सभी चीज़ों को ख़त्म करके जीएसटी लगाया जाता है। आपने देखा होगा, कोई भी सामान खरीदो आप या कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, कुछ भी जाओ, वहाँ पे जो बिल देते हैं वो, तो उसमें नीचे जीएसटी भी लिखा होता है। तो जीएसटी का मतलब ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जितना लिखा होगा उतना पैसा गवर्नमेंट को पे करना होता है, दुकानदार को। दुकानदार उतना पैसा गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, तो इसी को हम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, अब ये जो गवर्नमेंट दुकानदार जो गवर्नमेंट को देगा पैसा, वो कोई अपनी जेब से थोड़ी देगा, वो क्या करेगा, कस्टमर से उतना पैसा ले लेता है। जैसे मान लो 100 रुपये का उसने सामान बेचा और उसे 10 रुपये गवर्नमेंट को देना है, तो 10 रुपये अपनी जेब से थोड़ी देगा, वो कस्टमर से 110 रुपये ले लेगा। 110 रुपये ले लेगा, उसमें 100 रुपये खुद रख लेगा और 10 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा। समझ आ रहा है? अगर वो 10 रुपये अपनी जेब से देता है तब तो उसका लॉस हो जाएगा, तो और कोई भी अपना लॉस करता नहीं है, इसलिए वो टैक्स जो है वो कस्टमर से ही ले लेते हैं। तो हम कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि कितने में मिलेगी सामान, जितनी सामान की प्राइस है, और फिर उसके बाद उसमें जितना टैक्स लगेगा वो टैक्स उसमें ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। ठीक है, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स करके जितना आएगा उतना पैसा हमें दुकानदार को देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो 90 रुपये का सामान है और 10 रुपये का टैक्स है, तो दुकानदार को हमें 100 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि शॉपकीपर्स बोलते हैं कि आप बिल मत लो, तो हम आपको 90 में भी दे देंगे। तो उसमें क्या होता है कि बिल नहीं लेने से जो वो उसका ब्लैक मनी काउंट हो जाता है, जो पैसा होता है, गवर्नमेंट को उसको कुछ भी पैसा नहीं देना होता है। ठीक है, सारा पैसा उस जितना भी वो कमाएगा उसका इनकम टैक्स भी देना होता है ना, लोग जितना पैसा कमाते हैं उसका इनकम टैक्स भी देना होता है। तो अगर हम किसी शॉपकीपर से बिल नहीं ले रहे हैं तो जितना भी पैसा वो कमा रहा है वो सारा उसका ब्लैक मनी हो जाएगा, गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं देगा उसका। तो हमें टैक्स, अपने टैक्स बचाने के लिए ये नहीं करना चाहिए कि हम बिल ना लें, बिल हमें ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ आ गया आपको? क्या आएगा इसमें, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स आएगा। ये चीज़ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। अब इसमें एक फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स इक्वल टू 100 प्लस टैक्स परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो जो एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स से पहले जो प्राइस है, जैसे हमने 90 रुपये का खरीदा सामान, 90 रुपये का है कोई सामान, तो इसमें टैक्स अभी ऐड नहीं किया है, तो ये ओरिजिनल अमाउंट होगी। और इसमें जब हम मिला देंगे टैक्स तो फिर ये न्यू अमाउंट बनेगा। तो न्यू अमाउंट की जगह क्या आएगा, सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को मिलाने के बाद जो सेलिंग प्राइस बना है।
और ओरिजिनल अमाउंट की जगह क्या आएगा, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स हटा के जो प्राइस है वो होगा ओरिजिनल अमाउंट। और यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि इंक्रीज हो रही है, प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है। टैक्स 90 रुपये का सेलिंग प्राइस था, उसमें 10 रुपये टैक्स मिला दिया है, तो प्राइस उसका बढ़ गया, 100 रुपये हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज परसेंटेज की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस किया है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स इक्वल टू 100 प्लस टैक्स परसेंट अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो इसमें सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स और टैक्स परसेंट, 3 चीज़ें दी हुई हैं। तीनों में से 2 क्वांटिटी गिवन होगी क्वेश्चन में, आपको तीसरी फाइंड करनी है। ठीक है, ये 8.2 का ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट। वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी टैक्स ही है। तो इंक्लूडिंग वैट है, तो ये इंक्लूडिंग टैक्स में आएगा या एक्सक्लूडिंग टैक्स में आएगा, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग टैक्स में आएगा। और वैट 8% है, तो हमें बिफोर वैट फाइंड करना है, यानी टैक्स हटा के एक्सक्लूडिंग टैक्स फाइंड करना है हमें, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट इक्वल टू 100 प्लस वैट परसेंट अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस बिफोर वैट। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में वैट है तो हम टैक्स की जगह वैट लिख देंगे, सेल्स टैक्स है तो सेल्स टैक्स लिख देंगे, जीएसटी है तो जीएसटी लिख देंगे, जो भी है वही फॉर्मूले में लिख देंगे, फॉर्मूले को थोड़ा बहुत चेंज कर देना है अपने हिसाब से। तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट ये कितना आ जाएगा, 5400 आ जाएगा। यहाँ पे 5400 आ गया। वैट परसेंट कितना है, 8, 100 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस बिफोर वैट, ये 108 अपॉन 100 आ जाएगा। 5400 इक्वल टू 108 अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस बिफोर वैट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 यहाँ पे 54 के साथ आ जाएगा, 108 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस बिफोर वैट ये आ जाएगा 5400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 108। इसको सॉल्व करेंगे तो ₹5000 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि वैट लगाने से पहले इसकी प्राइस कितनी थी, 5000 रुपये, और वैट लगाने के बाद इसकी प्राइस कितनी हो गई, 5400 रुपीज़। यानी वैट कितने का हो गया, 400 रुपये का वैट हो गया। यानी गवर्नमेंट को शॉपकीपर कितना पैसा देगा, 400 रुपये देगा। समझ आ गया। तो ये टैक्स की क्वेश्चन इस फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जितने भी मैंने आज डिस्कस की हैं, ये सारे फॉर्मूलेज कॉपी में आपको लिख के, ठीक है, और फिर एक्सरसाइज 8.2 करना है। इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, अच्छी तरह समझ लेना। स्कूल के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।